आपका आज का होस्ट जनाब सैयद ज़की अहमद है, जिसकी तस्वीर ये आप सामने देख रहे हैं, जो कि मेरी तस्वीर है। आज मेरा चैनल ये माइंड बेंडर्स 172 आप सबके लिए है। मैं इसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ और सफ़रनामे बनाता हूँ। आज आपको मैं एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री टाइफून रशियन सबमरीन के बारे में बताने वाला हूँ डिटेल में। इसमें एक वीडियो भी है जो कि आखिर में है। उसकी थोड़ी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आगे आ रही हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी समझ में आएंगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि आपको पूरी चीज़ समझ आए। इस सबमरीन की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन बनाई थी रशिया ने, और ये कोल्ड वॉर की एक बड़ी दास्तान है जो कि अमेरिका और रशिया के दरमियान रही सारी उम्र। ये जो सबमरीन बनी टाइफून क्लास की, टाइफून इसका नाम जो है वो रशिया जिसने बनाया उसने तो नहीं रखा। बहरहाल इसका नाम जो है वो नेटो की मैनुअल में रखा गया। जिन्होंने बनाया उन्होंने इसका नाम अक्यूला 941 प्रोजेक्ट रखा था। अक्यूला रशियन में शार्क मछली को बोला जाता है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन थी और न्यूक्लियर पावर्ड थी। उसके बाद सोवियत यूनियन ने इसको सोवियत नेवी के लिए बनाया था। इसकी सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट जो थी वो 48,000 टन्स है। फ्लोटिंग बॉडीज़ के लिए हमेशा डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज़ किया जाता है कि वो कितना पानी डिस्प्लेस करती हैं जब पानी में डाला जाए उनको। ऑल्दो ये भी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द पानी वो कितना बैलेंस लेती है अपने अंदर, तो डेप्थ भी उसकी वेरी करती है उसी लिहाज से। तो हम यहाँ पे जो है ये टाइफून की डिस्प्लेसमेंट जो है वो टेक्निकल टर्म में यूज़ करते हैं। 48,000 टन्स थी है, ठीक है जी। उसके बाद ये सबसे लार्जेस्ट सबमरीन बनाई गई रशिया में, और इसका नाम टाइफून कैसे पड़ा ये अभी तक भी सिवाय राज ही है कि किसने नाम रखा इसका। बहरहाल ये जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो है इनके रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1974 में अपनी स्पीच में इसको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का नाम रखा। ये बहरहाल तो इस तरह ये नाम में आया इस्तेमाल में। इसमें मैंने पहले भी जिक्र किया, ये अमेरिका और रशिया की कोल्ड वॉर में ये हैवी किस्म की मशीनें और असले बनाए गए। टाइफून भी उसी क्लास में सबमरीन थी। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ बताई जा रही हैं। ये तकरीबन 53 टॉर्पेडोज़, टाइप 53 टॉर्पेडोज़, इसमें आगे 6 ट्यूब्स होती हैं जो चल सकती हैं इस्तेमाल के लिए उसमें, और RPK-2 टाइप के मिसाइल लगते हैं, और इनको 53 टाइप 53 टॉर्पेडोज़ भी बोले जाते हैं। इन सबमरीन्स की ये बड़ी क्वालिटी है कि ये तकरीबन 120 दिन तो बड़े आराम से नीचे रह सकती हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन, और अगर कोई वॉर वाली कंडीशन ऐसी है जो न्यूक्लियर वॉर है जिसमें ख़दशा है तो ये उससे ज़्यादा भी नीचे रह सकती हैं। फायरिंग सिस्टम इनका पानी के नीचे से भी ये मिसाइल फायर कर सकती हैं। तकरीबन 170-80 मीटर नीचे से ये फायर कर सकते हैं। इनके मिसाइलों के ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड अगर आप लगा दें तो वही न्यूक्लियर वॉरहेड बन जाते हैं। बाकी आपको आगे वीडियो में भी ये थोड़ा बहुत डिटेल हो जाएगी। ये इनके जो मिसाइल थे ख़ास तौर पे वो तकरीबन 56-5700 किलोमीटर्स की रेंज के ऊपर बनाए जाते थे, जो एक कॉन्टिनेंट को भी तबाह कर सकते थे। तो टेक्निकली ये ज़्यादा ख़तरनाक उनके लिए ज़्यादा थी। छोटी मोटी किश्तियों या वॉरशिप्स के बजाय पूरी की पूरी जो कॉन्टिनेंट वाला एरिया है उसको लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता था। लेकिन अब कोल्ड वॉर रही नहीं तो इनका यूजेज भी ख़त्म हो गया। अब यह आपको जनरल स्पेसिफिकेशंस मैं दिखा रहा हूँ जो कि उसमें बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं, वो लिखी हुई हैं
किस क्लास की सबमरीन है और कैसे होती है, किस टाइप की यूज़ होती है। तो इसमें ये आपको ये दिखा रहे हैं इन सबमरीन्स की प्रेजेंट कंडीशंस क्या हैं, जिसमें बाज़ एक्टिव भी हैं और बाज़ रिटायर्ड भी हैं। कुछ प्रिजर्व कर दी गई हैं रशियन सबमरीन्स, क्योंकि अब रशिया तो ख़त्म हो गया, तो कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गई। तो इन सारे असले इतना हैवी बनाने का कोई यूज़ अब रहा नहीं, तो बेसिकली इनको इसी तरह बाज़ों को रोक दिया गया, बाज़ों को बेच दिया गया। कुछ इसमें नेवी में यूज़ कर रहे हैं ये लोग जो पुराना है, लेकिन नए क्योंकि ज़्यादा एडवांस्ड आ गए हैं सिस्टम्स और ज़्यादा एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल आ गए हैं, तो उन स्पेसिफिकेशन में फिर इतने हैवी यूनिट्स यूज़ करने का फ़ायदा नहीं रहा। और इंजन स्पेसिफिकेशंस और उनकी बॉडी स्पेसिफिकेशंस और डिटेल में बताई जा रही हैं। ये आप देखेंगे इंजन इसमें दो हैं नॉर्मली, जो स्टीम टर्बाइंस भी हैं और उससे भी चलते हैं न्यूक्लियर पावर्ड, उससे भी स्पीड भी आपको दी गई है, एंडोरेंस कितनी कर सकता है ये जनरली। स्पेसिफिकेशंस को आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, मैं इसमें और ज़्यादा नहीं जाऊंगा। (578 मीटर लंबाई और वज़न इसका 48,000 टन है। इसके अंदर अपना न्यूक्लियर रिएक्टर है जो इसको, और इसके अंदर असला रखने की जो काबिलियत है वो पूरे एक बर्रे आज़म को उड़ा सकता है एक वक्त में। ये रशियन और अमेरिकन कोल्ड वॉर के ज़माने के बना हुआ सबमरीन आपको दिखाई जा रही है, कोल्ड वॉर के पूरी हिस्ट्री। उसके अंदर जो बेहतरीन इनके उन्होंने रखे हुए थे इक्विपमेंट्स, उसके बारे में आज थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन इस सबमरीन के बारे में दी जा रही है। इस कोल्ड वॉर में फिर ये डील्स हुई अमेरिका और रशिया में कि हम वेपन्स रिड्यूस कर देंगे और क्वालिटी ऑफ वेपन्स जो है वो इम्प्रूव करेंगे इन फ्यूचर, जिसके नतीजे में जितने भी आप देख रहे हैं इक्विपमेंट्स, इनके अंदर क्वालिटी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाई गई बनिस्बत उसकी डैमेजिंग क्वालिटीज़ वगैरह के। इसमें ख़ास तौर पे जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो सबमरीन से लॉन्च किए जाते थे उन पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई कोल्ड वॉर में, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने डेवलपमेंट की न्यूक्लियर जो इसके आगे लगा हुआ होता था आर्सेनल, इसके अंदर उन्होंने वो रॉकेट और एडवांस डेवलप किया जो 4600 किलोमीटर पैलेट करता था, अब वो और एडवांस हो गया और विद अ बेटर टारगेट फैसिलिटी। अब रशिया और अमेरिका में जंग जारी थी बेहतरीन इक्विपमेंट की बनाने की, तो अमेरिका ने एक अपना मिसाइल बनाया ट्राइडेंट, जो कि बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपना डेवलप किया। तो रशियन इंजीनियर ने भी उसके मुकाबले में ये चैलेंज किया कि जी हम R-19 बनाएंगे जो कि 5200 किलोमीटर तक मार करेगा, 5200 माइल्स तक, और उससे बेहतरीन होगा ट्राइडेंट से। तो ये न्यूक्लियर आपस में जंग जारी रह रही थी, मुस्तकिल आपस में मुकाबले की जंग। अब कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि कहीं से भी खड़े होकर आप हिट करें और दुनिया के अंदर किसी हिस्से को भी मिसाइल मार लें। अब ये जो पोजीशन थी ये बड़ा टेक्निकल, ऐसा मिसाइल जनरली जो है वो उस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो उसके लिए लॉन्चिंग के लिए हमें बड़ी ज़बरदस्त ऐसी सबमरीन चाहिए थी जो कहीं भी खड़ी होकर समुद्र में ये लॉन्च कर सके। तो उसके लिए उन्होंने ये टाइफून टाइप डिज़ाइन की। टाइफून का डिज़ाइन बड़ा ही सिंपल था, उसके अंदर 2 टाइटैनिक लंबे लॉन्गिट्यूडनल टैंक्स लगाए गए और सेंटर में उन्होंने अकोमोडेशन रख दी, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इसी तरह ये उन्होंने डिज़ाइन किया।
साइड पे दो बड़े बड़े प्रॉप्स हेल्प करने के लिए लगाए हुए थे। ये उसके साइड व्यू था। अब ये इस तरह बनाई गई कि जी पोर्ट पे भी आसानी से खड़ी हो सकें जाके, तो उसके लिए ये इन्होंने टाइफून टाइप की डिज़ाइन की सबमरीन। ये कहीं भी एनीवेयर इन द वर्ल्ड समुंदर में जाके कर सकती थी अटैक वगैरह भी किसी जगह जाके। तो उस चीज़ को लिए सबसे बेहतर इन्होंने रशियन ने इसको डिज़ाइन किया, और रशियंस ने उसको ख़ास तौर पे इस तरह डिज़ाइन करवाया कि आप बर्फ़ के नीचे से भी खड़े होकर मिसाइल मार सकें। ठीक है, जो चीज़ रिक्वायरमेंट थी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स की, वो उन्होंने पूरी इसके अंदर वेपन बेस वगैरह डेवलप करवाया पूरा। ये आप देख सकते हैं इसकी। इस सबमरीन के इतने बड़े साइज़ के चलाने के लिए दो बड़े प्रोपेलर्स यूज़ किए जाते हैं। ये प्रोपेलर्स इसको तकरीबन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक एक्सेलरेट कर लेते हैं, क्योंकि इसका बॉडी बहुत ह्यूज है, इंटरनल वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है। तो आपके लिए लेजर की फैसिलिटीज़ बड़ी अवेलेबल हैं, जैसे जैम हो गया, सुहाना हो गया, और दूसरी स्विमिंग पूल हो गए। तो इसके अंदर ये फैसिलिटीज़ दी हुई है उसकी क्रू के लिए। तो इसको लोग फ्लोटिंग होटल भी बोलते हैं जनरली। अच्छा, अब टाइफून की जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये इंतहाई सेफ़ है सर्वाइवल के लिए। इसमें 2 टाइटैनिक टैंक्स रन करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम टिल दी एंड, जो कि टाइटैनिक के होते हैं। ये इसको सेफ़ रखते हैं। तो अगर गलती से अंदर भी एक्सप्लोजन हो जाए तो ये इसका सर्वाइवल डैमेज या इसका बहुत कम होता है। इसको टेस्ट किया गया, एक R-12 मिसाइल जो इत्तेफाक से इसके ऊपर फाड़ा गया या फट गया बाय एक्सीडेंट, तो उसमें उसके सर्वाइवल देखा गया, और इट वाज रिस्क इसका मिनिमम है डैमेज होने का मिसाइल लगने से। तो ये इस टाइफून की खासियत है, सही है ना। अब टाइफून की अगर कैपेबिलिटी देखी जाए तो इसमें NSZS सर्जन मिसाइल हैं जो 100 किलोग्राम के हैं, और ये तकरीबन 100 के करीब लोड हो जाते हैं इसके ऊपर, और ये इजीली दूर मार कर सकते हैं तकरीबन 5600 किलोमीटर तक। ये जो हैं ये मिसाइल जो है डायरेक्ट इससे लोड किए जाते हैं। उसके अलावा सर्जन मिसाइल जो है ये 186 मीटर नीचे से भी मारे जा सकते हैं, जो कि उसके अलावा जो कि इसको सेफ़ रखते हैं। और इसको तो ये जो टाइफून शिप है ये ज़्यादा ख़तरनाक ज़मीन और अर्थ के लिए है निस्बतन जो लोकल शिप्स और बोट्स के ऊपर अटैक करने के। टाइफून का अगर मेन डेक एरिया लगाया जाए तो 6 फुटबॉल फील्ड इस पे बन सकते हैं, और इसकी अगर ऊंचाई का अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन 20 मंजिला इमारत इस पे खड़ी हो सकती है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह का ये प्रोजेक्ट है। इसको जब बनाया गया तो इसकी शक्ल जो है वो वेल की तरह की थी, तो इसका नाम उन्होंने रशियन ने अपने उसके ऊपर एक्वा रखा, सही है ना। उसके अलावा लेकिन जो नेवल शिप ने या नेवी ने उसका नाम रखा वो टाइफून रखा। तो इस तरह ये नाम एवॉल्व हुआ टाइफून का, नेवल शिप का। और एक्वा भी इसको कहा जाता है, जो कि रशियन है वेल्स की। ठीक है जी। टाइफून्स को नॉर्मली बड़े कॉम्प्लेक्स मिशंस पे भेजा जाता था, जैसे आर्कटिक्स के ऊपर गया या बर्फ़ के नीचे आर्कटिक में चला गया। तो इस हालत के अंदर बाज़ इसकी जो तीसरा नंबर का जहाज़ था जो 1987 में लॉन्च किया, आर्कटिक में भेजा उसको लंबे विज़िट के लिए, 6 महीने का विज़िट था।
तो उधर क्रू चेंज 6 महीने बाद जब किया उन्होंने, तो वो दैट वाज तकरीबन आइस ब्रेकर ने चेंज किया उसको। तो आइस ब्रेकर के थ्रू वहाँ बर्फ़ काट के अंदर से बंदे चेंज किए गए। तो इस तरह के मिशन से, क्योंकि ये इंतहाई एडवांस किस्म की सबमरीन थी, तो इसको एडवांस किस्म के मिशंस पे ही भेजा जाता था। तो इन एक्सीडेंट्स में कुछ इसके 1-2 हुए। एक पकड़ी गई ये एक बार नेट में, एक बार ये किसी ब्रिटिश सबमरीन के साथ टकरा गई, जिसमें दोनों का नुकसान ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन एक बार ये नेट में पकड़ी गई मछलियों के जाल में। नोबडी, अब ये किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि इतनी बड़ी को मछली पकड़ी जाएगी नेट के अंदर। तो इस तरह के मुख्तलिफ मिशंस में ये जाती रही वहाँ। हेलो, द फियर ऑफ द कोल्ड वॉर, ये जो डर था कोल्ड वॉर का, इसने दोनों बड़े बड़े लीडरान को एक तो ये अकल दी कि हमें हेविली इन चीज़ों पर ख़र्च नहीं करना चाहिए, इतने बड़े बड़े हथियारों पे और औजारों पे, और एक दूसरे के पीछे ज़रा काम डाउन हो जाना चाहिए, बजाय ये उम्मीद करने के कि बड़ा खौफनाक कोई जंग होगी ये होगी। तो दोनों मुल्कों को अकल आई, उन्होंने इसको अकल वाले तरीके से चलाया और काम डाउन हुए इस मामले में, और उसको और उसके अलावा फिर ये इतने बड़े बड़े हथियार बनाने का उनको ये नज़र आया इसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि इनको चलाने का ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती थी वक्त के साथ साथ। तो उस ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करके इनको फिर मोस्टली बाय द टाइम अब ये 2020 और 2000 तक ये आहिस्ता आहिस्ता ये बोट्स कम होती गई और ये रिड्यूस हो गई ये हमारी सबमरीन्स भी। तो क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी हैवी होती थी इनको रन करने की। दूसरा, कोल्ड वॉर में रशिया कोलैप्स कर गया। रशिया के कोलैप्स होने में इनका ये सबसे बड़ा कोल्ड वॉर का वो बेचारा एक जो सबसे बड़ा दुश्मन था अमेरिका का, वो तो बैठ ही गया। तो उसने अपने फंडिंग नेवल शिप्स और इनके लिए बिल्कुल कम कर दी, या बल्कि ख़त्म ही कर दी। तो ये नेवल शिप्स बेचारे इधर उधर जो मुल्क ने ख़रीद लिए, किसी ने कभी किसी और को दे दिए, या अपने जो भी बचे खुचे थे। तो इस पर फर्दर रिसर्च नहीं हुई इन चीज़ों पर। उसके अलावा और नए नए एडवांस हथियार भी आ गए, एडवांस सबमरीन्स आ गई जिनको जो इनसे बेहतर थी। तो नाज़रीन, इसके साथ हम एंड करते हैं और बॉन वॉयज करते हैं। ये मेरे चैनल जो है माइंड बेंडर्स 172, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आप और देखना चाहते हैं तो बेल का बटन भी ज़रूर दबाएं। इसमें आपको काफ़ी इल्म के बारे में इल्मी और अदबी किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज़ मिल जाएंगी। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, और उसके बाद कमेंट्स चाहिए मुझे। मेरी ईमेल वगैरह इधर दी हुई है, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट भी दे सकते हैं। सो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। विद दैट आई एंड दिस documentary.